अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये है, इसका नाम है जी एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन बाय सेमी क्वांटिटेटिव बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ठीक है, यानी अब अभी तक हमने ब्लड ग्लूकोज वगैरह को भी कर लिया है कि ब्लड ग्लूकोज किस तरह हम मैयर करते हैं। अब हमने देखना है यूरिन के अंदर ग्लूकोज कितनी आ रही है, इसको हमने करना है, और इसके लिए हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ना ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, ये तमाम रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हम उसे रफली अब यहाँ पे ना एस्टिमेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ग्लूकोज यूरिया, क्योंकि हमने यही मेजर करना है। तो यूरिन जो है उसके अंदर अगर डिटेक्टेबल अमाउंट में ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज यूरिया। अब बेनेडिक्ट टेस्ट जो है दो तरह का होता है, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव। दोनों में क्या फ़र्क है? जो क्वालिटेटिव होता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ना वो ये बताएगा कि हाँ जी प्रेजेंस है, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव होगा। उसमें क्या होगा कि आपके पास ना ये एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम एंडायोल कहते हैं। ये एंडायोल्स बनाता है, ठीक है, और उसके बाद जब ये एंडायोल्स बनाता है तो वो एंडायोल्स इनसॉल्युबल ना रेड कॉपर के ना कॉपर ऑक्साइड ना बनाते होते हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि यानी इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये क्या हमारे पास एंडायोल्स बनेंगे जो कि इनसॉल्युबल रेड कॉपर ऑक्साइड्स बना देंगे। और अगर हमने क्वांटिटेटिवली देखना है तो क्वांटिटेटिवली क्या होता है, यानी वो हमें ये भी बताएगा किस अमाउंट में हमारे पास ना वो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है हमारे यूरिन के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या होगा कि आपके पास वैसे ब्लू जो ये होता है ना बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये आपका ब्लू कलर का होता है, ये रिड्यूस हो जाता है और वाइट पीपीटी फ्रॉम वाइट प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाते हैं उस ब्लू की जगह। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। बाकी उसने कहा है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट जो कि ब्लू कलर का है ना, इसके अंदर ना 5 चीज़ें होती हैं। अब आप उन 5 चीज़ों के नाम भी बताएं और उन 5 चीज़ों के फंक्शन भी बताएं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं सोडियम से रिलेटेड, 2 चीज़ें हैं पोटेशियम से रिलेटेड, और एक तो है जी जो कि कुप्रस सल्फेट CuSO4 क्रिस्टलाइन CuSO4 जो होगा ना, हमने अभी ऊपर देखा है कॉपर ऑक्साइड के, वो हमने रेड कॉपर ऑक्साइड बनवाना है ना, तो हमें कॉपर कहीं से चाहिए, तो वो यहीं CuSO4 क्रिस्टलाइन CuSO4 जो कि बेनेडिक्ट रिएजेंट में ही होता है ना, तो यहीं से वो ना कॉपर आइंस प्रोवाइड करता है फॉर रिडक्शन। ऊपर जो अब हम देखें अगर सोडियम से 2 रिलेट हैं तो एक सोडियम सिट्रेट हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे पास ना Na2CO3। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमारे पास ना Na2CO3 हमें पता है एक बेस होती है, तो इसलिए ये अल्कलाइन मीडियम देगी। सोडियम सिट्रेट क्या करेगा आपके पास, तो ये सोडियम सिट्रेट जो है आपके पास ये प्रेसिपिटेशन जो होगी ना उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब आपके पास आ जाता है पोटेशियम से रिलेट करके 2 हैं। वो जो पोटेशियम से एक है जी जो है थायोसायानेट, और एक है जो कि है जी पोटेशियम फेरोसायानाइड। अब ये जो पोटेशियम फेरोसायानाइड है ना, ये आपके पास ना ये ना आपके पास पोटेशियम है, ये कुप्रस ना हाइड्रोक्साइड जो बनता है ना उसको सॉल्यूशन फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में रखता है। और ये जो थायोसाइनेट है ना, ये क्या करता है कि आपके पास ये इस कुप्रस ऑक्साइड को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो रिएक्ट्स विद करना वो कॉपर एंड फॉर्म्स कुप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो ये 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, दोबारा से अगर करें, 2 सोडियम से रिलेटेड हैं, 2 पोटेशियम से रिलेटेड हैं, और एक अलग से क्रिस्टलाइन CuSO4 है, और बाकी उनके फंक्शन हैं। उन्होंने कहा है कि यूरिन ये ना डाइल्यूशन कब ज़रूरी होती है यूरिन की। ठीक है, तो उन्होंने कहा है जब आपके पास ग्लूकोज जो यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर आपको ना यूरिन की डाइल्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन्होंने कहा ये आपको कैसे पता चलेगा, जब रेड पीपीटी बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अंदर ग्लूकोज है, तो फिर उसकी डाइल्यूशन ज़रूरी होती है। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है आपके पास, तो वो हम पहले भी कर रहे हैं, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होगा यूरिन में? ऑब्वियसली जब ब्लड में ज़्यादा है तो वो वहाँ से GFR के थ्रू ना किडनी में भी ज़्यादा आएगा, तो उससे यूरिन में ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली जब ब्लड में ज़्यादा है, या फिर आपके पास रीनल रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिफेक्टेड हो गई है, तो हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? डायबिटीज़ ऑब्वियसली होगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा हमने देखा था एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आपके पास डायबिटीज़ टाइप 2 कराते हैं, तो वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी डैम्पिंग। ठीक है, उसने कहा कि जब आप क्या आधा पेट काट देते हैं उसके बाद भी ये हो सकता है, या फिर उन्होंने कहा कोई मेजर ट्रॉमा हो जाए, शॉक हो जाए, या ओबेसिटी हो जाए। ओबेसिटी भी डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ ले जाती है। आगे उन्होंने कहा कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बताएं जिसमें ग्लूकोज यूरिया होता है। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, हो सकता है स्ट्रेस के दौरान, हो सकता है मेटल इनटेक हम बहुत ज़्यादा कर लें।
कौन सी ड्रग्स हैं, वही जो हाँ सिंपल सिंपल सी ड्रग्स हैं, एस्पिरिन जो कि सैलिसाइलेट्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा ले लें तो हो सकता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड अगर हम ले लें तो आपके पास इनके अंदर ये ना क्या कर सकती हैं, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर एस्पिरिन ज़्यादा हो जाए स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ या फिर विटामिन सी, तो आपका फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ जाता है, यूरिन में ये निकलेंगी। क्योंकि ना वो तो सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट इससे आ जाएगा। ये टेस्ट क्यों एडवाइस किया जाता है? डायबिटिक पेशेंट्स की डायग्नोसिस के लिए। और हम ये किन लोगों को करेंगे जिनको वही डायबिटीज़ के सिम्टम्स होंगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, हाँ, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ उनको स्टार्ट हो जाएगी, ईज़ी फटीग्ड हो जाएंगे, या फिर आपके पास ना बाउंड हीलिंग उनकी पुअर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ओबीज होंगे, एज फैक्टर भी देखा जा सकता है, हाइपर वेंटिलेट कर रहे होंगे, या एक ये कैंथोसिस नेग्रियंस जो भी ये भी है। खैर, तो ये सारी चीज़ें होंगी, इनको हम एडवाइस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो